नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सीरीज शुरू किए हुए हैं। ठीक है, तो कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, आशा करते हैं कि आप सभी लोग देख भी चुके होंगे। आज हम लोग का प्रैक्टिस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है, तो आइए बिना विलम्ब किए हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन पर पहुँचते हैं कि आज का हम लोग का क्वेश्चन क्या है। तो आज का जो क्वेश्चन लिया गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ही पेपर कराया गया था 2019 में 28 जनवरी को। द्वितीय पाली का ये प्रश्न पत्र है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है आप लोग इससे पहले भी देख चुके होंगे, अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि आप लोग टोटल क्वेश्चन को देखिएगा और वीडियो देखने के बाद से आप अपना अंदाज़ा लगाइएगा कि आप टोटल क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप सही किए हुए हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो निर्देशानुसार शब्दों का परिवर्तन वाला सही विकल्प है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों ने खेल खेला, और यहाँ पर देखिए कोष्टक में लिखा गया है भविष्यकाल। इसका मतलब क्या, पहले समझिए। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आप 50% यानी 50% आपका उत्तर आप वहीं से आप सही कर लिए। तो सबसे ज़रूरी होता है क्वेश्चन को समझना। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों ने खेल खेला और कोष्टक में यहाँ पर दिया गया है भविष्यकाल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका सेंटेंस दिया गया, जो यहाँ पर वाक्य दिया गया है, इसको किस में चेंज करना है तो आपको भविष्यकाल में। अगर यहाँ पर लिखा होता भूतकाल तो भूतकाल में चेंज करते, अगर लिखा होता वर्तमान काल तो वर्तमान काल में चेंज करते। जो चीज़ यहाँ पर लिखा होता, अगर यहाँ पर लिखा था कि भाववाची में चेंज किए तो भाववाची में चेंज करते। तो यहाँ पर लिखा गया है भविष्यकाल में। तो इसका आंसर अगर देखा जाए, बच्चों ने खेल खेला, इसका पहला विकल्प है कि बच्चे खेल खेल चुके। तो ये आपका भविष्यकाल तो होगा नहीं। बच्चे खेल रहे हैं, ये तो वर्तमान की बात कर रहा है। बच्चे खेल चुके होंगे, ये आपका जो बताया जा रहा है ये आपका गलत हो गया। बच्चे खेल खेलेंगे, कब खेलेंगे तो भविष्य में खेलेंगे, और भविष्य की ही बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो इसलिए आपका पहला का जो आंसर सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, यानी कि बच्चे खेल खेलेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें कि दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द हो, यानी कि पुल्लिंग दिया गया है, यहाँ पर उसका स्त्रीलिंग बताना है। राजपूत का आपका स्त्रीलिंग बताना है जी। तो राजपूत का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं कि राजपूत का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा राजपुतानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजपुतानी हो जाएगा। ओके, अच्छा, अगर यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तपस्वी, यहाँ पर भी आपका स्त्रीलिंग ही पूछा गया है। यही क्वेश्चन है आपका, स्त्रीलिंग ही पूछा गया है। तो तपस्वी का अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर चारों जो विकल्प दिया गया है, यहाँ पर शुद्धि शब्द भी आपका एक सही हो जाएगा। तपस्वी का जो स्त्रीलिंग होता है तपस्विनी, उसका शुद्ध शब्द पूछा जाता है। ठीक है, तो तीसरा का आंसर कौन सा होगा, तपस्वी का स्त्रीलिंग जो होगा ये तपस्विनी होगा। जो विकल्प नंबर पहला है यही आपका सही हो जाएगा। इसका शुद्ध शब्द देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, चारों भी लिखा गया है लेकिन इसमें पहला आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप का विकल्प बताना है जी, कि नीचे दिए गए जो शब्द है उसका बहुवचन रूप क्या होगा। कौन सा शब्द है, तलवार। तलवार का बहुवचन रूप पूछा गया है, तो तलवार का बहुवचन रूप क्या होगा, तलवारें, यानी कि पहला ही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तलवारें इसे ही लिखा जाता है, तलवारे, और यहाँ पर बिंदी रहता है। ओके, तलवारें, तो पहला विकल्प ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। तो आप लोग हिंदी में वर्णमाला पढ़े होंगे, तो शुरू में ही बताया जाता है कि जो आपका स्वर होते हैं इसमें 2 होता है, एक ह्रस्व स्वर होता है और एक कौन सा होता है, दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन आएगा, तो अ आएगा। ठीक है, छोटी ई, छोटा ऊ और आपका री आ जाता है। ओके, ये ह्रस्व स्वर में, बाकी जो बच जाएगा किस में आ जाएगा, आपका दीर्घ स्वर में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है, कौन सा उष्म व्यंजन है। तो ये वर्णमाला से ही पूछा गया। उष्म व्यंजन आप लोग सभी लोग जानते हैं कि तीनों स होता है, यानी कि तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। ठीक है, और उसके बाद से एक आ जाता है आपका ह। ये आपके उष्म व्यंजन चारों होते हैं। तो देख लीजिए कौन सा मिल रहा है, यह नहीं है तो अंतस्थ है, प नहीं है, ये आपका स मिल जाएगा। विकल्प नंबर तीसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। ओके,
क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को आप अगर समझ जाते हैं तो 50% आपका आंसर वहीं से सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए क्या पूछा जा रहा है कि दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण की है। यानी कि जो इधर का दिया गया है आपका ये वाला, इसमें से संज्ञा होगा और उसी से बनने वाला जो है सब वो आपका विशेषण, इधर वाला विशेषण होगा। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा, तो देखा जाए तो पच से आपका बनता है पाचक, यानी कि पहला ही विकल्प का आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका प्रेम का प्यार, ये सब क्या है तो समानार्थी हो ही जाएगा। सुख दुख ये तो अपोजिट हो गया। स्वर्ण ये तो आपका हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर देखा जाए तो पक्ष का पाक्षिक आपका हो जाएगा, यानी कि ये संज्ञा हो जाएगा, इससे बनने वाला विशेषण हो जाएगा। पक्ष से क्या बनता है, पाक्षिक ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। अगर कोई सर्वनाम वाला वाक्य दिया गया है तो पूछा जा रहा है कि उसमें लिंग का जो पता चलता है किससे चलता है, तो वो क्रिया से ही चलता है। क्रिया से ही लिंग का पता चलेगा कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। आ रहा है समझ में, चलिए तो लिंग से हो जाएगा। जैसे में अगर हम आपको एग्जाम्पल एक देकर समझा दें, जैसे अगर एग्जाम्पल हम एक बता दें इसका लिंक के लिए, जैसे हम लिख दें यहाँ पर राम खाना खाता है, खाना खाता है, आया। ठीक है, राम के चूंकि से सर्वनाम लेना है तो वह लगा देते हैं, वह खाना खाता है। तो यहाँ पर आप अगर वह खाना खाता है तो खाता है कि वजह से आप देखकर बता देंगे कि जो वह है ये किसके लिए आया है, पुरुष के लिए आया है। लेकिन अगर वहीं हम लगा दें कि वह खाना खाती है, अगर लगा दे तो वह जो किसके लिए आ गया है तो बता देंगे कि ये स्त्रीलिंग के लिए आया है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि लिंग का जो पता लगता है वो किसकी वजह से लगता है सर्वनाम में, तो आप क्या बताएंगे, क्रिया के ही अनुसार। किसके अनुसार, क्रिया से ही वो पता चल जाता है कोई स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो इसका विकल्प नंबर पहला ही का हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि क्रिया से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। पूछा गया है कि जायसी का पूरा नाम क्या होता है, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है कौन सी है, तो पद्मावत है। कौन सी है, पद्मावत है। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है कि पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है, ये भी पूछा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, अवधी भाषा में। किसमें, अवधी भाषा में लिखी जाती है, पद्मावत लिखी गई है। ओके, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 9 हो गया। 10वां, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। भारत दुर्दशा किस के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। चूंकि ये देखिए, जो भारत दुर्दशा है ये एक नाटक है, यहाँ पर उपन्यास पूछा गया है। ये जो भारत दुर्दशा है ये आपका नाटक है। क्या है जी, नाटक है। ओके, तो ये पूछा गया भारत दुर्दशा है किसका, तो भारत जो दुर्दशा है ये है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, ये उपन्यास न है, ये नाटक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 देख लेते हैं। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की है। कौन कौन सी है, जैसे चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये सब किसकी है जी, तो ये सभी जितनी भी रचनाएं हैं ये सब किसकी है, तो आपकी सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है। क्या क्या है, चिदम्बरा है, उत्तरा है, काला और बूढ़ा चांद है, पल्लव है, ये सब सुमित्रा नंदन पंत की है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो ये बहुत ही फेमस है, खूंटियों पर टंगे लोग। कौन सा, खूंटियों पर टंगे लोग, इसी के लिए, इसी रचना के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगर पूछ लेता है कि कब दिया गया था तो बता दीजिएगा कि 1983 में। कब, 1983 ईस्वी में दिया गया था। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से देखिए गद्यांश दिया गया है फ्रेंड्स, गद्यांश से। तो गद्यांश को हम लोग देखेंगे और गद्यांश के आधार पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो गद्यांश को पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए गद्यांश को सॉल्व करने से अच्छा एक तरीका होता है कि उस गद्यांश का सबसे पहले क्वेश्चन देख लिया जाता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन एक नज़र देख लेंगे। उसके बाद गद्यांश को आप पढ़ेंगे अच्छे से। गद्यांश पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी उससे पहले पढ़े रहेंगे, तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन बना रहेगा। तो हो सकता है कि वहाँ से आप पकड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है कि किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था। ठीक है, ये पैसेज में दिया गया है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था। तीसरा है इसमें का कि हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ।
और नेक्स्ट है कि विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का कि विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द को पहचानना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लिए हम, अब आते हैं हम लोग इस पैसेज को देख लेते हैं। यहाँ से आपका पैसेज है, पैसेज को देखेंगे, उसके बाद से उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। तो क्वेश्चन है, पैसेज है कि लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार कौन था, डोमिंग पेस ने हम्पी विजयनगर को स्वप्नों की नगरी कहा। किसने कहा जी, तो ये इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी विजयनगर को स्वप्नों की नगरी कहा, ठीक है। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, ठीक है, हम्पी, जिन्होंने सन 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के संघ के सन 1565 ईस्वी में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके यानी कि हराकर नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं। देखो अभी क्वेश्चन में ये आया हुआ था विजयनगर के भग्नावशेष का, तो अभी आएगा क्वेश्चन, तो हम लोग देख लेंगे। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों में से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह वाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इस स्थल में, यह स्थल होगा, ठीक है, बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हुई है। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान में एनिगोंडी दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे कि हेमकूट पर्वत, मातंग पर्वत और माल्यावत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है। क्या नाम है जी, पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर नगरी का नाम पड़ा। ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन पूछा गया पहला कि किष्किंधा क्या है, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था। किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था, तो उसमें अभी आया हुआ था बाली। किसका आया था, बाली का। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला कि किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था। अभी पैसेज पढ़े हुए तो हम लोग देखे हुए हैं, किसने, तो बताएंगे कि वो पुर्तगाली इतिहासकार था। कौन, डोमिंग पेस, शुरू में ही आया था, तो आपका विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। फिर हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ, पूछा जा रहा है कि हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ जी, तो ये संयुक्त आक्रमण से हुआ। किससे हुआ, संयुक्त आक्रमण से हुआ। ये भी पैसेज में आया हुआ था। अगला है कि विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं। ये भी अभी आया था, हमने दिखाया भी था आपको। तो विजयनगर का आंसर क्या हो जाएगा, आपका जन शून्य हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर। अगला है कि विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द क्या होगा, विरूपाक्ष का। तो विरूपाक्ष का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा विलक्षण या नेत्रों वाला। विलक्षण नेत्रों वाला ही हो जाता है विरूपाक्ष, विलक्षण नेत्रों वाला। तो 5 आपका विकल्प, सॉरी 5 क्वेश्चन पैसे से दिया गया था, आपका समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 के निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार का रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि यहाँ पर अलंकार पूछा गया है।
क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि काली घटा का घमंड घटा, क्या है? काली घटा का घमंड घटा। तो आप लोग अलंकार आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो इसमें कौन सा होगा? पहला विकल्प है यमक अलंकार, दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार, तीसरा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा क्या है? उपमा अलंकार। तो यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा जी, देखिए जब भी आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पर घटा घटा 2 बार आ चुका हुआ है। तो यमक अलंकार का इसका ये विकल्प हो जाएगा इसका सही, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों का अलग अलग उसका अर्थ हो। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे ये वाला काली घटा का घमंड घटा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, उत्प्रेक्षा में आप लोग जानते हैं जानू मानू ये सब आ जाता है, और उपमा में आपका तुलना वाला है। तो विकल्प नंबर पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए सही अव्यय का भेद, यानी कि अव्यय यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, कोई के नीचे देखिए अंडरलाइन किया गया है, यानी कि रेखांकित किया गया है, और वहीं पूछा जा रहा है कि अव्यय के कौन सा भाग है। तो कोई किसके अंतर्गत आता है? तो जो कोई होता है ये संबंध को जोड़ता है, तो यानी कि संबंध बोधक अव्यय आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा है। यानी कि यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है ये आपका अशुद्ध है और इसी का शुद्ध रूप बताना है। ठीक है, यानी कि जो वाक्य गलत है और इसका सही आपका बताना है कि कौन सा वाक्य होगा। क्वेश्चन क्या है कि मैंने गांव जाना है, मैंने गांव जाना, ये आपका गलत है, इसी का शुद्ध क्या होगा? तो पहला विकल्प होगा कि मैं गांव जाना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मुझे गांव जाना है, ये सही लग रहा है। मेरे को गांव जाना है, ये भी गलत हो गया। मेरे को गांव जाना है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से जो विकल्प नंबर बी होगा सही हो जाएगा कि मुझे गांव जाना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है आपको? तो छंद में जितने भी प्रयुक्त अक्षर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? वर्ण कहा जाता है। विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरा का सही अर्थ हो। यानी कि यहाँ पर मुहावरा आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन क्या है? लोहा मानना, लोहा मानना, लोहा मानना का पूछा गया जी। तो लोहा मानना पहला है आपका विकल्प कि मूर्ख बनाना, ये तो होगा नहीं। प्रभाव करना, ये लग रहा है कि हो सकता है। हार मानना, ये भी आपका नहीं होगा। और लाभ होना, ये भी नहीं होगा। तो लोहा मानना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? प्रभाव करना होता है या प्रभाव डालना भी होता है। यहाँ पर ये आपका विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। प्रभाव करना या प्रभाव डालना, प्रभाव डालना भी रहता तो भी सही होता है। यानी कि विकल्प नंबर बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हैं कि रसों का राजा किसको कहा गया है? श्रृंगार रस को कहा गया है। तो विकल्प नंबर बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। फिर वही चीज है जो पहला क्वेश्चन आ गया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि आप इस किताब को पढ़े हैं। ठीक है, आप इस किताब को पढ़े हैं। अब यहाँ पर देखिए जो कोष्टक में जो दिया गया है यहाँ पर लिखा गया है कर्मवाच्य, यानी कि इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। जो कोष्टक में दिया रहता है उसी में आपको क्या किया जाता है? बदला जाता है। तो अगर इसका कर्मवाच्य का पहला विकल्प देखा जाए तो इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। फिर एकदम सही है, ये आपका पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। कर्मवाच्य में बदलेंगे, आप इस किताब को पढ़े हैं। ठीक है, आप इस किताब को पढ़े हैं, इसको कर्मवाच्य में बदलना था तो आपका विकल्प नंबर पहला ही सही हो जाएगा कि इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। सही है। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है जी कि किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग भी जानते हैं कि उद्धरण चिन्ह होता है। कौन सा? उद्धरण चिन्ह। कैसा लगता है? ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला उद्धरण चिन्ह होता है।
इस तरीके से होता है, ठीक है। डबल भी दोहरा भी होता है, सिंगल भी होता है। तो आपको किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी के द्वारा कोई भी चीज़ बोला जाता है, वचन कहा जाता है, उसको ज्यों का त्यों लिखा जाएगा तो उसके लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण चिन्ह के लिए हमने बता ही दिया कि होगा योजक चिन्ह ये होता है, अल्प विराम ये होता है, और अर्ध विराम क्या होता है, तो आपका ये ऊपर और ये आपका अर्ध विराम होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि चंद्रशेखर में कौन सा समास सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा। यहाँ पर समास पूछा गया है कि इसका सही समास वाला विकल्प कौन सा हो। चंद्रशेखर, पहला है चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम चंद्र के समान है जो, चंद्र के जैसा है जो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा चंद्र है शिखर जिसके, शिखर पर जिसके, यानी कि वही आपका कहलाता है चंद्रशेखर। तो 26 का विकल्प नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है। ठीक है, चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द हो। ठीक है, यानी कि एक शब्द पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है कि जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, उसको क्या कहा जाता है, उत्साही नहीं, उद्यमी ये भी नहीं होगा, हतोत्साही बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, हतोत्साही। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो वो हतोत्साहित कहलाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। अनेकार्थी शब्द आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी में आपका क्वेश्चन पूछा गया अनेकार्थी शब्द का। क्वेश्चन है आपका जलज। जलज पूछा जा रहा है कि अनेकार्थी शब्द का एक शब्द है, उस विकल्प को चूज करना है। तो जलज के लिए क्या होगा वो शब्द, तो जलज के लिए क्या होगा, जहाज तो होता नहीं है, ठीक है, चतुर नहीं होगा, हाथी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। क्या होगा, मछली, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। ठीक है, 2 यहाँ पर वाक्य दिए गए, दोनों को जोड़ना है यहाँ पर, और एक पूर्वकालिक क्रिया का परिवर्तन वाक्य बताता है यहाँ पर। तो इसका अगर दोनों को जोड़कर विकल्प देखा जाए तो पहला विकल्प है कि बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए। ये तो होगा नहीं, दोनों से जोड़ना चाहिए। बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लगे, ये भी आपका इससे दोनों से नहीं है। बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए, ये आपका थोड़ा सा मिल रहा है उसमें, लेकिन ये आपका पूर्ण रूप से मिल रहा है कि बच्चों ने गृह कार्य किया, यानी कि देखो यहाँ पर बच्चों ने गृह कार्य किया, फिर वे खेलने लग गए और खेलने लग गए, यहाँ पर जोड़ दिया गया और से, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई कि बच्चों ने पहले तो अपना गृह कार्य कर लिया, एक कार्य हो गई, और दूसरा क्रिया कि फिर खेलने गए। ओके, तो विकल्प नंबर चौथा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानना है। जी कौन सा कारक है, तो बहुत ही आसान है, हे भगवान, और यहाँ पर देखिए दे दिया गया है आपका ये जो आपका विराम चिन्ह है, इसी से अगर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पहचान भी लेंगे कि विराम चिन्ह किसके लिए होता है, तो एक संबोधन कारक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। ठीक है, पतन, पतन का सबसे अच्छा अर्थ क्या हो सकता है, तो पतन मतलब क्या होता है, नहीं पतन होना शुरू हो गया, नहीं गिरना, गिरना क्या होगा, इसका विकल्प सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही शब्द का समान अर्थ वाला हो। समान अर्थ वाला यानी कि नाश, नाश का समान अर्थ क्या हो जाएगा, तबाही, उत्कर्ष, उत्थान यहाँ पर होना चाहिए, उत्थान, और क्या हो जाएगा, नवीन हो जाएगा। तो नाश का क्या होगा जी, तो नाश का क्या होगा, ये आपका तबाही हो जाएगा, नहीं नाश होना शुरू हो गया, यानी कि तबाही होना शुरू हो गया। ओके, समान अर्थ वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प हो। क्या है, उपसर्ग शब्द
और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। में लगते हैं, कहाँ लगते हैं? तो उपसर्ग आप लोग सभी लोग जानते हैं कि उपसर्ग शब्द जो है शब्द या शब्दांश के कहाँ पर लगता है? शुरू में लगता है, यानी कि आरंभ में लगता है। शुरू दिया रहेगा या तो आदि दिया रहेगा, ठीक है, आरंभ दिया रहेगा, आदि दिया रहेगा या शुरू दिया रहेगा, तीनों में से कोई एक दिया रहता है। उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ते हैं जी? किसी भी शब्द या शब्दांश के आरंभ में जुड़ते हैं, या उसी को आदि कहा जाता है, उसी को शुरू कहा जाता है। और प्रत्येक कहाँ जुड़ते हैं? तो अंत में जुड़ते हैं। ओके, चलिए, तो विकल्प नंबर इसका दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है जी। तद्भव पूछ रहा है तो कपोत, कपोत का आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग जानते हैं कि कपोत का क्या हो जाएगा? कबूतर हो जाएगा। ओके, चलिए, यानी कि कबूतर का तत्सम रूप होता है कपोत, तो यहाँ पर तत्सम दिया गया है और तद्भव पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा कपोत का कबूतर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? शुरू में लगता है। तो चिकनाहट में 8 हो जाएगा, चांदनी में नहीं हो, चांदनी में दीर्घी हो गया, और खट्टास में आस हो गया। बखूबी में आपका उपसर्ग लगा है, पूछा गया प्रत्यय से नहीं बना है, यानी कि आपका विकल्प नंबर 14 हो जाएगा बखूबी। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प का 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प हो। उल्लास, उल्लास का हो जाएगा उत धन लास, क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। उत धन लास बराबर क्या होता है? उल्लास होता है, यानी कि उत यहाँ पर हलंत रहेगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 है और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला, यानी कि अपोजिट वाला पूछा है, विलोम वाला पूछा हुआ है। संयोग, संयोग का क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं संयोग का क्या होगा? वियोग हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका आज का 37 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। और आप लोगों को कमेंट कर कर, ठीक है, कमेंट कर कर आपको बताना है कि आप 37 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है, कि 37 क्वेश्चन में कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ है। उसके बाद से वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, चलिए, कल मिलते हैं फिर नए सेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।